घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। इंडियन मुजाहिदीन पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के बयान से पार्टी ने किया किनारा, लेकिन संघ ने कहा आईएम के प्रवक्ता हैं शकील अहमद। और सरकार के खिलाफ विपक्ष से निपटने के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली में लगाई 2 दिवसीय पाठशाला। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन मुजाहिदीन पर कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद के बयान के। उन्होंने जो बयान दिया कि 2002 गुजरात राइट के कारण इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ। हमारे साथ हैं हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, अरुणेश्वर सिंह जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, और वरिष्ठ पत्रकार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करेंगे। ये बयान दिया गया, इस बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, लेकिन बहुत कोई ऐसा लगा कि प्रतिक्रिया देना है इसलिए प्रतिक्रिया दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि एक जो बात कही जा रही है कि शकील साहब ने जो कहा है उसका अर्थ ये नहीं है, तोड़ मरोड़ के किया गया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर जितने भी मुसलमान लीडर हैं वो जिस शरारतपूर्ण अंदाज में, जिस मक्कारी के साथ, जिस सोची समझी रणनीति के साथ बयान दे रहे हैं उसमें किसी को एतराज नहीं है। अभी हम देखें 4-10 दिन पहले जिस तरीके से सलमान खुर्शीद, जिसको इस देश का हर आदमी बड़ा मॉडरेट मानता है, बहुत एक ऐसे खानदान का आदमी मानता है कि सलमान खुर्शीद जो हैं इन सब से परे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब जो 1984 के दंगों पे लिखी है उसमें जिस किस्म के वाक्य लिखे हैं उससे यह लगता है कि यह सलमान खुर्शीद की सोच है या हिंदुस्तान के उस मुसलमान की सोच है जो कांग्रेस में है। शकील साहब ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि इस देश में 1947 से लेकर 2013 तक जितने भी दंगे हुए हैं, हर दंगे के बाद इस देश में मुसलमान इतना इनोसेंट है कि उन दंगों से परेशान होता है, उसमें पिटता है, उसमें मरता है और उसके बदले में एक आतंकवादी संगठन खड़ा कर लेता है। और उसकी प्रतिक्रिया में ये सफेद कॉलर नेता जो मुसलमान है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में अबू आजमी हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे नसीमुद्दीन हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी में हो, चाहे लेफ्ट में हो, सब लोग एक ही ढंढोरा पीटते हैं लौट मिला के कि आप देखिए मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन है। और इसी के चलते आप देखें कि हैदराबाद के अंदर अगर आप इतिहास पढ़ें, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पार्टी वहां इख्तिदार में है, उनके वालिद साहब के हैदराबाद के दंगों के बारे में देखें, उन खुद असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखें जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि आसाम में जो कुछ हो रहा है वो मुसलमानों को रेडिकलाइज करेगा। इस देश के मुसलमानों की सियासी सोच यह है कि इस तरीके से माहौल क्रिएट करो कि एक तबका जिस तरीके से उपद्रव मचाए, चाहे वो बॉम्बे के आजाद मैदान में हो, चाहे वो आसाम के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, उसको ये जस्टिफाई करो कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, लिहाजा ये उसके रिएक्शन में है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग दंगों को आतंकवाद से जोड़ना चाहते हैं, दंगों को जस्टिफाई करके मुसलमानों का रिएक्शन दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अलग कह रेणुका चौधरी, लेकिन बात सवाल ये दिलीप, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर अजीब किस्म का सेकुलरिज्म है कि जब मुसलमान कोई बयान ऐसा दे दे जिससे पार्टी के अंदर यह लगे कि इससे हम कहीं अलग ना हो जाएं, तो कहते हैं यह पार्टी का बयान नहीं है। इसी कांग्रेस पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी है जो सुबह शाम इतने इर्रिलेवेंट, इतने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देता है कि उसके रिएक्शन में बहुत लोग जो हैं, जो कहीं अपने आप को किसी भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस या बजरंग दल से नहीं जोड़ते, वो भी रिएक्शन में आ जाते हैं। वो दिन भर एक बटला हाउस का इनकाउंटर हुआ है, नहीं, इसके अंदर एक सोची समझी तहत है। एमसी शर्मा को गोली लगी, नहीं, इसे पुलिस ने मारा है, ये इनकाउंटर फेक है, ये कहता है। और आपका जो गृह मंत्री कहता है नहीं, ये जो एनकाउंटर है ये सही है। तो कांग्रेस पार्टी को जब सुविधा लगती है उस बयान से वो डिसोन करके अपने आप को अलग कर लेती है। जब सुविधा लगती है, आखिर ऐसे लोगों को पार्टी अपने साथ रखती क्यों है? क्यों नहीं कहती कि ये मुसलमान लोग या दिग्विजय जैसे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं निकालती है? दूसरों से कहने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े कम्युनल लोग हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति है जिसको कांग्रेस पार्टी के मुसलमान बहुत शैतानी अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पुष्पेंद्र, अगर देखिए तो तमाम राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग इस तरह के बयान देते हैं जो डिवाइड करती है, जिसमें अगर कांग्रेस ने डिवाइसिव, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बोलते हैं तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, पूरे देश की सियासत ऐसी है जहां पर आप डिवाइसिव स्टेटमेंट देके डिवाइड करने वाली सोच रखते हुए आप सियासत करते हैं।
दिलीप, मेरा सवाल यह है कि जो क्लेम करते हैं, जो अलमबरदार हैं इस मुल्क में सेकुलरिज्म के, जो अलमबरदार हैं इस मुल्क की संस्कृति को साथ लेकर चलने के, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हमारे साथ सब कोई है, हम किसी भी हालत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति नहीं करेंगे, उस पार्टी के से जब आती है तो बात ज्यादा खतरनाक होती है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये बात कहते हैं, अगर किसी और समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं, तो समझ में आता है कि उनकी पार्टी लाइन है, उन्होंने एक बात को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कहा है। अब हम शकील साहब, अब उसके बाद सलमान साहब, उसके बाद जो इनके माजी में लीडर हैं, इन सब लोगों के बयान देखें तो लगता है कि ये तो ज्यादा खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या बजरंग दल से। ये छुपी हुई कम्युनलिज्म है, और ये इस किस्म की कम्युनलिज्म है कि जब इनको सुविधा लगती है तब ये कहते हैं कि साहब जिस तरीके से भारत बटा था उस वक्त भी आरएसएस अस्तित्व में थी और बड़ा सारा दंगा हुआ था। तो इस देश के कांग्रेस पार्टी के मुसलमान ये बताएं, जो कांग्रेस पार्टी में बैठ के समाजवादी पार्टी के कम्युनलिज्म को गाली देते हैं, समाजवादी पार्टी का मुसलमान बैठ के कांग्रेस पार्टी का कम्युनलिज्म को देता है, लेकिन मकसद सबका एक है कि उत्तर प्रदेश में पीएसी हो, आप सीआरपीएफ हो, अभी हाल में कश्मीर में आपने बीएसएफ के साथ जिस तरीके का झूठा आरोप लगाया है, जब भी कोई ऐसी घटना घटे जिसमें आप गले से पकड़ लिए जाएं तो आप कहिए कि पुलिस आई थी हमारे घर में, कुरान शरीफ फाड़ दिया। इस किस्म की बातें हमने मेरठ और गाजियाबाद के दंगों में भी देखी, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। कश्मीर में फोर्ट कम्युनल है, हिंदुस्तान की आईबी कम्युनल है, हिंदुस्तान की रॉ कम्युनल है। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से एनआईए बनाई है, यह कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदुओं को फंसाने और हिंदू नेताओं को बदनाम करने के लिए एनआईए बनाई गई है, जिसका एजेंडा और कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र, सेम चीज जो आप बात कह रहे हैं, ये तो तमाम पार्टियां कर रही है हड़के से। इसमें कांग्रेस के बयान गंभीर है, इसमें दो राय नहीं है। जी ने बहुत सारी बातें कहा, मैं उन तमाम बातों में नहीं जाना चाहता। मैं एक बात ये कहूँगा, आतंकवाद खराब चीज़ है, ये सारी दुनिया मानती है। हमारे देश में भी सभी लोग मानते होंगे, शायद ही कुछ लोग हों जो मानते हों कि जो लोग मतलब इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं इस काम को करने में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन्हें भले अच्छा लगता हो कि अच्छी चीज़ है, अन्यथा किसी को भी आतंकवाद पसंद नहीं है, क्योंकि इससे देश को, समाज को बहुत क्षति होती है। ये आतंकवाद किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, ये निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए थोड़ी है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमने डेमोक्रेसी एडॉप्ट किया कि हमारा शासन तंत्र डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा, लेकिन उस डेमोक्रेटिक तंत्र से चलाने के लिए जो जिस मंशा से उसको लागू किया गया, आज उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता, क्या वो लोकतंत्र है क्या इस देश के अंदर जी। आज हमारे देश का पूरा लोकतंत्र अराजकता की ओर चलता चला जा रहा है, पूरी तरह से अराजकता की तरफ। और एक तरह से मैं मानता हूं कि ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अपराधवाद के चंगुल में फंसता जा रहा है या उसी के हवाले होता जा रहा है। ये आज वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है कि हमको कहां से कैसे कितना वोट मिले, इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। इन सारी बातों का कहाँ किसको क्या सूट करता है उस हिसाब से वो रणनीति बनाते हैं, वैसी वो धारणा बनाते हैं, वैसी वो व्याख्या करते हैं और वही उसका बयान उसका उसी के अनुरूप फिर आचरण करने लगते हैं। ये सब कुछ मिला करके वोट पाने ना पाने की बात है। जिसको वोट मिलेगा वो कुछ ऐसी लाइन लेगा जिससे कि लगेगा कि शायद ये आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, जिसको वोट नहीं मिलेगा वो कुछ ऐसी लाइन लेगा जिससे लगेगा कि ये तो पूरी तरह से उसके विरुद्ध है और उस पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। ये प्रक्रिया हमारे देश के अंदर इतनी खराब स्वरूप धारण करती जा रही है कि इससे पूरा का पूरा लोकतंत्र ही खतरे में आ रहा है। और ये लोकतंत्र अगर खतरे में आ गया और लोकतंत्र समाप्त मान लीजिए होने की दिशा में कहीं गया, या कोई किसी तरह की तानाशाही देश में कायम हुई, या कोई ऐसी व्यवस्था बदली जिससे कि आज का पूरा सिस्टम अगर चरमरा गया, तो इस देश का और इस राजनीति का क्या होगा, ये विचार करने की बात है। और ख़ास तौर से इस देश के बुद्धिजीवियों को, जो कहीं न कहीं एक तरफ किसी न किसी के साथ जुड़ करके उन्हीं की हमदर्दी में या उनके पक्ष में वकालत करने लगते हैं। आज इसको बहुत व्यापक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जो कुछ भी
इन्होंने कहा है, मैंने शकील का पढ़ा, ट्वीट का कुछ टीवी चैनल्स ने दिया था, तो उसमें उन्होंने एनआईए का हवाला दिया है कि एनआईए ने ऐसा कहा, उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात कही। अब एनआईए ने क्या कहा, एनआईए ने अगर कुछ कहा है तो अदालत के सामने जाएगा, अदालत तो उसको बताएगी कि वो बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इसलिए उसके आधार पर अभी कोई बहुत बड़ी बहस चलाने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन आप ये देखिए, और इससे केवल एक फसाद का, एक तनाव का, एक कटुता का वातावरण ही समाज में पैदा होगा। सबको इसे अवॉइड करना चाहिए, मेरी तो यही राय। जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिस्ट में उनका भी नाम है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन के प्रति और उसकी गतिविधियों के प्रति किसी की कोई सहानुभूति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उसका कोई औचित्य कभी प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब किसी संगठन के शुरुआत की चर्चा की जाए तो उसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र आता है। मैं समझता हूं शकील जी ने उसी का जिक्र किया है। आपने साफ देखा कि कांग्रेस के तरफ से एक सफाई जो शकील अहमद ने कहा उस पर वो दे रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और चलेंगे अरणेश्वर जी के पास और पूछते हैं कि इसका सिर्फ मतलब सत्ता, सियासत और वोट तक सीमित है या इसके आगे भी कोई साजिश है।